नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। और जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएगी, एक एक सब्जेक्ट को हम लोग ऐड करते जाएंगे। ये जैसे कि आपका DFCCL का एग्ज़ाम होने वाला है, पावर ग्रिड का, NWDA, UPPCL, THDC, ठीक है। इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं एक एक करके क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फैटोमीटर मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। TP ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो F फॉर फाइटोमीटर, ओके, T फॉर ट्रांसपिरेशन, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के लिए फाइटोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। लेकिन लेसीमीटर की बात करें, अगर हम लोग लेसीमीटर की बात करें तो इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए, वो इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एकदम डाटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाज गिवन बाय, तो किसने ये थ्योरी दी थी? तो वो दी थी आपको रॉबर्ट ई हॉटन। आपने सुना होगा हॉटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो वो दी गई थी रॉबर्ट हॉटन्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DWF का मतलब क्या है? ठीक है, DWF का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है ड्राई वेदर फ्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ड्राई वेदर फ्लो, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है डबल मास कर्व, ठीक है। डबल मास कर्व के बारे में बहुत सुना होगा आपने। डबल मास कर्व टेक्निक इज फॉलोड, तो ये हाइड्रोग्राफ में टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज को चेक करना, ठीक है, कि वो कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कहीं डाटा मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद स्टीम फ्लो मेजरमेंट। तो कौन सा कनेक्ट नहीं होता स्टीम फ्लो मेजरमेंट में? तो वो होता है अपना हाइग्रोमीटर, ठीक है। इको डेप्थ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर होता है, साउंडिंग वेट, ये तो आपको पता ही है, ये भी होता है। लेकिन हाइग्रोमीटर क्या है? ये आपका किसी भी एयर में वाटर की कितनी वेपर है उनको पता लगाने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ सिटी द मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट, यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना दे रखा आपने को? 25 mld। ओके, फायर डिमांड यानी कि FD दे रखा आपने को 35 mld, चलो ये भी ठीक है। और मैक्सिमम आवली डिमांड दे रखी है अपने को 40 mld। तो पूछा क्या? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट पूछा है। ये होता है क्या? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है वो लेके चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड कितना? 25, फायर डिमांड कितना? 35 या फिर 40, ठीक है। तो ये आएगा अपना 60, ये आएगा 40। तो मैक्सिमम क्या होगा? 60, यानी कि 60 mld, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच मेथड इज सूटेबल फॉर द इफ द ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग, यानी कि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जो रेट है ना, रेट वो डिक्रीज करती जा रही है ऐसे करके। एंड द पॉपुलेशन रीचिंग टूवर्ड सैचुरेशन, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट तक वो पहुंच गई है, यानी कि इससे आगे वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग डिक्रीज रेट ग्रोथ मेथड, उसके नाम में ही दे रखा है उसका नाम, ठीक है। अगर हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की बात करें तो ये यूज़ होता है अपना ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटीज़ के लिए, ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटीज़ के लिए। वहीं जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है आपका रैपिड ग्रोइंग सिटीज़ के लिए। रैपिड ग्रोइंग यानी कि जो जियोमेट्रिक होता है वो तो आपका रैपिड ग्रोथ हो रही है। रैपिड ग्रोथ कौन लोग करते हैं? यंग होते हैं, यानी कि यंग मेथड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यंग की सिटीज़ के लिए। तो ये क्लियर हो गया आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 JTU, ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट इज इक्वलेंट टू द टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय। ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई स्टैंडर्ड यूनिट पूछी जाए तो उसमें जो भी डाटा ले रखा होता है वो पहली बात तो होता है mg में, ठीक है, क्वांटिटी, और वाटर होता है हमेशा आपका लीटर में, यानी कि 1 लीटर। तो ये चीज़ आपको पहले चेक कर लेनी है,
ठीक है, इस तरह आप चेक करना है। ये mg में तो ये चेक करेंगे, ये ग्राम में इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये mg में तो इसको लेके चलेंगे, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, ये 1 लीटर है, ये 1 ml है, तो ये गलत हो गया अपना, 1 लीटर सही है। अब इसको पढ़ लेता हूँ स्टेटमेंट को, ये तो मैंने आपको करने का शॉर्ट तरीका बता दिया किस तरह आप एनालिसिस कर सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, लेकिन एक बार ऑप्शन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं या ये सही है या नहीं है। ठीक, क्या कहता है, 1 mg ऑफ फाइन सिलिका डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। वाटर कौन सा होता है मेरा, डिस्टिल। यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हार्ड वाटर दे देंगे, रॉ वाटर दे देंगे, तो ये डिस्टिल वाटर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि जो H प्लस आयन है उसकी कंसंट्रेशन पूछी है कि क्या होने वाली है मोल्स पर लीटर में इन वाटर इफ POH, यानी कि POH की वैल्यू दे रखी है 6। हम लोग जानते हैं कि POH प्लस PH की वैल्यू होती है 14। अगर इसकी जो वैल्यू है 6 है और PH की वैल्यू फिर मेरी 14 है, तो यहाँ से PH की जो वैल्यू है मेरी 8 निकल के आएगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो लॉग आपका pH होता है वो होता है हमारा माइनस लॉग बेस 10 H, यानी कंसनट्रेशन। ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, माइनस लॉग 10 इसको इस तरह लिख सकते हैं H प्लस आयन। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 लॉग 10 H प्लस आयन। यहाँ से चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि H प्लस आयन की जो कंसनट्रेशन है वो 10⁻⁻8 है। ठीक है, मोल्स पर लीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन विच प्रोसेस एक्सेस लाइम इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रीकार्बोनेशन। कार्बोनेशन को हम लोग प्रोसेस को दोबारा करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको रीकार्बोनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गिव्स इज डिज़ायर स्ट्रेंथ। देखिए, डिज़ायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजरली किससे गेन होती है, वो होती है आपकी एग्रीगेट से। सीमेंट का काम होता है उसको बाउंड करना, वाटर का काम होता है हाइड्रेशन करना, एडमिक्सचर का काम होता है उसको वॉल्यूम बल्किंग बढ़ाना, लेकिन जो मेजर स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कौन देता है, वो देता है आपका एग्रीगेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म फ्रॉग मीन्स। देखिए, फ्रॉग क्या होता है, आपकी ब्रिक होती है, तो ब्रिक में आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नाम देखा होगा, साइन ऐसा करके होता है। ठीक है, तो इसी को फ्रॉग बोलते हैं। इसकी डायमेंशन होती है 10/4/1 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वो ऑप्शन देखते हैं 1 by 1। एंड अपरेटस, तो अपरेटस तो गलत है। और डिप्रेशन ऑन अ फेस ऑफ ब्रिक, तो ये सही है। ठीक है, ये एक राइट आंसर है। अगर आपकी इससे डायमेंशन पूछ ली तो 10/4/1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछे तो 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर mm में पूछ ले तो 40 × 10⁻³ mm³, या फिर 4 × 10⁻⁴ mm³। इसमें भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, लेकिन बेसिक्स क्या है, ये 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ होती है आपकी सिलिका की वजह से, सिलिका की वजह से, जिसके दो कंपाउंड होते हैं C3S, एक होता है C2S। C3S जितना ज़्यादा होगा क्योंकि ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है, जो C3S है अर्ली स्ट्रेंथ देता है, और C2S है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो सिलिका मेन कंपाउंड होता है स्ट्रेंथ के पर्पज से सीमेंट में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट देते हैं हम लोग एरिया पर मास। ठीक है, कहते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ऐसा लिखा जाता है। ये एरिया हो गया और ग्राम आपका मास में हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब ये तो बात हो गई आपके आंसर की, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो फाइननेस है उनका डाटा देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि हाई एल्यूमिना सीमेंट की जो सरफेस एरिया है वो शुड नॉट बी लेस देन कितना होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और ओपीसी की बात करें तो ओपीसी का भी यही है, ओपीसी की बात करें तो ओपीसी का भी यही है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। लेकिन पीपीसी की बात करें, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे ये तीनों बता रहा हूँ मैं, ये 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम।
ठीक है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो, होप HOPE, ई इसमें साइलेंट समझ सकते हो, इन दोनों से याद कर सकते हो। HO इनका ये 2250, इसके आगे जो PPC है इसका 3000 है। इस तरह आप याद कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, और उनको करने की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, किस तरह आप उनको याद कर सकते हो, उनके बारे में बताता जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट करके बताना कि आपको नई चीज़ क्या सीखने को मिली, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आपको नई चीज़ क्या सीखने को मिली, और उस पर और ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और एफर्ट लगाएंगे तो और अच्छी अच्छी चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, और लाइक करना मत भूलना है, जितना आप लोग लाइक करोगे उतना अच्छा कंटेंट हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, इफ़ P, इसको मैं रेड में कलर में कर लेता हूँ। ओके, if P is the percentage of water required to determine the normal consistency of cement, ठीक है, ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है। the percentage of water to be added to for determination of initial setting time, देखिए अगर P कंसिस्टेंसी है तो सेटिंग टाइम कोई सा भी हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, तो उसके लिए 0.85 P हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग साउंडनेस की बात कर दे तो वहाँ पे 0.78 P लेके चलते हैं। तो सेटिंग टाइम तो इनिशियल हो या फाइनल हो तो 0.85 P लेके चलने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू है वो 25 to 30% हमारी वेरी करती है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसका लॉजिक क्या वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या बोला है। तो हमको बोला है कि ये आपके कंपाउंड है, उनकी परसेंटेज सीमेंट में हमको बतानी है। अब सीमेंट में मेजर परसेंटेज होती है सिलिका की, होती है। सिलिका की दो कंपाउंड बनते हैं, C3S एक C2S, ये दो मेजर कंपाउंड होते हैं। C3S की परसेंटेज हम लोग ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है। C2S की परसेंटेज C3S से कम रखते हैं। ओके, इससे कम रखते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा कि C3S की परसेंटेज ज़्यादा होती है C2S से। ओके, क्योंकि ये हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है। तो इन दोनों से ही आपका आंसर निकल के आएगा। देखो ये क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, यानी C3S, इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक ये, इन दोनों में से एक आंसर होगा। दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, यानी C2S, इसकी परसेंटेज इससे कम होगी, यानी कि 25 से 30 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो गया 1, यानी कि 1। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका स्ट्रेंथ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ पे बहुत काम करता है, क्योंकि ये अर्ली स्ट्रेंथ को रोकता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ को रोकता है। इस वजह से इसकी परसेंटेज भी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। किससे, C4AF से, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं रहता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का होना चाहिए अपना 4, यानी कि सी का होना चाहिए हमारा 4। हर एक का लॉजिक है। बचा क्या 3, यानी कि सी का हो गया अपना सबसे कम 6 to 8%, जो ऑटोमेटिकली बन ही जाता है, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, बन जाता है अपने आप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना सी है वो राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर। जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है जो हमारा होता है वर्केबिलिटी में, वो क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉम्पैक्शन फैक्टर इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड, पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो होगा उसका अपॉन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग मास ऑफ फुली, तो ये तो गलत है, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हम सब लोग जानते हैं कि 150 mm इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बुल्ड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम जो स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो होती है आपकी 3.5 न्यूटन पर mm²। और क्लास भी पूछे तो इसी को क्लास बोलते हैं, लास्ट क्लास जो मिनिमम क्लास होती है वो 3.5 होती है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। ओके, ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्जन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड द
सेल्फ वेट, तो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का होता है 20%, सेकंड का होता है 22 होता है, और थर्ड का होता है आपका वो होता है 25%। तो फर्स्ट क्लास बोला है तो 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सेकंड क्लास के लिए 22 है और थर्ड के लिए 25 है। ओके, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक। अगर मैंने गर्म जो मेरी ईंट है उस पर पानी पड़ता है या फिर बारिश हो जाती है उसकी वजह से पानी पड़ता है तो उस पर डिफेक्ट आ जाता है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चफ बोलते हैं। इसका जो डायग्राम है, जो इमेज है, आपको शायद मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक, अगर हम लोग अच्छी ब्रिक की बात करें, द टोटल अमाउंट या फिर कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाई वेट शुड नॉट बी लेस देन, तो दोनों का 50% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, बेसाल्ट स्टोन इज अ नेचर बाय नेचर, कैसा होता है, बेसाल्ट स्टोन बाय नेचर होता है वॉल्केनिक होता है बाय नेचर का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। इन स्टोन मेसनरी, अगर हम लोग पत्थर की चिनाई करते हैं, द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पोजिशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज, जब हम लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं पत्थरों को, तो जो बेडिंग प्लेन है ऐसे, ये हाँ बेडिंग प्लेन, इसी को बेडिंग प्लेन बोलेंगे, और प्रेशर ऐसे आता है, तो इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दिख रही। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट होता है हमारा, उसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो कौन क्या क्या होता है, वो क्वार्टर्स होता है, फ्लेस्पर होता है एंड मीका होता है। ये तीन होते हैं, क्वार्टर्स, फ्लेस्पर और मीका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब 40 सेंटीमीटर डाया कंक्रीट पायल, यानी कि कोई पायल है ऐसे करके, इसका जो डाया है वो कितना अपना 40 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 0.40 मीटर लिख सकते हैं, इज़ ड्रिवन टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर होगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, अगर ग्राउंड में बात करूं तो ये 15 मीटर है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, डिपॉजिटेड ऑफ क्ले, अगर ये मिट्टी कौन सी मेरी क्ले है तो सी होगा। सी कितना है इसका 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, द डिज़ाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी, यानी कि डिज़ाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है और आपको अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं QUP जो होता है हमारा होता है 9CAB अल्फ़ा C बार AS। ओके, 9C की जगह 80, एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका π/4 d स्क्वायर, डी कितना 0.40 का स्क्वायर, प्लस हम लोग रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू अपनी 0.8, C की वैल्यू 80, AS है πdl, पाई डी 0.40, L की वैल्यू 15, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से, यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 432.28 किलो न्यूटन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रैंकाइन थ्योरी, अर्थ प्रेशर जो थ्योरी उसके रिगार्डिंग बताना है, और क्या बताना है, जो करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, पहला है एज्यूम द बैक ऑफ द वॉल टू बी स्मूथ, तो सही है। इट अंडर एस्टिमेट द एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो ये गलत है। इट ओवर एस्टिमेट द पैसिव अर्थ प्रेशर, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ रिजिड रिटेनिंग वॉल ऑफ 8 मीटर हाइट हैज सैचुरेटेड बैकफिल ऑफ सॉफ्ट क्ले। ठीक है, क्ले दे रखा है, यानी कि के की वैल्यू अपनी 1 हो गई, सही है। व्हाट इज द क्रिटिकल हाइट ऑफ अनसपोर्टेड कट, तो वो क्या होती है, ऐसी होती है 4C अंडर गामा। ठीक है, 4C की वैल्यू कितनी देगी यहाँ पे 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, गामा की वैल्यू देखिए 18, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.4 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h, अगर हमने रिटेनिंग वॉल मानो और ऐसे प्रेशर एक्ट करता है हाइट h पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ एंड फ्रॉम द बेस
एट अ डिस्टेंस, तो ये बेस से कितना डिस्टेंस पे काम करती है, तो ये होता है अपना h/3 और यहाँ से होता है 2h/3, तो बेस से क्या हो गया h/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज, जब हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसका एफर्ट यानी कि उसका जो लोड है, पावर है, वो इंक्रीज कर देते हैं। इन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC एट ड्राई डेंसिटी, जैसे जैसे हम लोग कम करते जाते हैं गामा डी, तो ये था फिर ये था, तो गामा डी तो हमारा बढ़ता है लेकिन OMC मेरा घटता है, यानी कि जो गामा डी है वो बढ़ेगा और OMC है वो मेरा घटेगा, है ना। OMC डिक्रीजेज एंड गामा डी इंक्रीजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉड्यूलर रेशियो इज, जो मॉड्यूलर रेशियो होता है वो हमेशा E1 डिवाइड बाई E2 होगा, ये ध्यान रखना, और E1 हमेशा ज़्यादा होगा E2 से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कंपेयर कर लेना ये चीज़। ऑप्शन एक को देखते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है, टू द यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, तो ये तो होता ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड को देखते हैं, कंक्रीट टू द स्टील, तो ये गलत है। कंक्रीट टू सीमेंट, तो ये भी गलत है, ठीक है। और आपका कंक्रीट टू सीमेंट, तो ये तो सेम रिपीट हो गया, तो ये भी गलत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 250, यानी बी की वैल्यू दे रखी है 250, ओके, इज हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 317, डी की वैल्यू दे रखी है 317 mm, सब mm में है, ओके मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी, ओके। द कंक्रीट इज M20, यानी कि ग्रेड है M20 का, ओके। द ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स सीमेंट, जो रीइंफोर्स स्टील है वो कौन सी यूज़ करी गई है, Fe415, ओके। एज पर LSM मेथड लीवर आर्म इन बैलेंस सेक्शन, तो लीवर आर्म मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि आपका ये होता है डी होता है आपका 0.42, जो आपका लीवर आर्म होता है, लीवर आर्म होता है वो होता है डी माइनस 0.42 XU, डी रखेंगे 0.42 XU लिमिट की वैल्यू रखेंगे Fe415 के लिए कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है 0.48 डी। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0.8 डी आएगी, ठीक है। 0.8 डी की वैल्यू कितनी है 317, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 317 से मल्टीप्लाई करके 0.8 का, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 253.6, जो कि अप्रॉक्स है हमारा 254 mm की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, अगर उसकी हम लोग बात करें तो क्या अजम्पशन हम लोग करते हैं, एक एक ऑप्शन को देखेंगे। द डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट एंड स्टील बोथ साइड्स रिमेन प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो ऐसा हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं, सही है। टेंशन इज रेजिस्ट बाय कंक्रीट ओनली, तो ये तो गलत है, ओनली नहीं कह सकते ना। कंप्रेशन इज रेजिस्ट बाय स्टील ओनली, तो ये भी गलत है, ओनली नहीं कह सकते ना। और ए और बी दोनों को सही भी नहीं कह सकते, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द परमिसिबल लोड W ऑन शॉर्ट कॉलम reinforced with longitudinal bar and lateral struts is, तो वो क्या होता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन द एरिया ऑफ कंक्रीट, तो ये तो गलत है ना, उसमें स्टील भी होती है ना, तो उसका भी एरिया लिया जाएगा। अब सी को देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड एरिया ऑफ कंक्रीट, सही है, स्ट्रेस इन स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, यानी कि FM, जिसको FT भी लिखते हैं, ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट 27, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। M20 यानी कि FCK की वैल्यू कितनी है अपनी 20 दे रखी है। चलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जो FM होता है वो होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 27, ये 20 है प्लस 1.65 सिग्मा है, ये 7 आएगा डिवाइड बाय 1.65 आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ये वैल्यू को अप्रॉक्स आप अगर हम लोग 2 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 2 मान लेते हैं तो 3.5 आना चाहिए, और ये वैल्यू 3.5 से ज़्यादा होगी। 3.5 से जस्ट ज़्यादा कौन सा, अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि जब भी डिवाइड करेंगे 1.65 से तो होल वैल्यू नहीं आएगी, और 5 एक होल वैल्यू है, ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना, 5 एक होल वैल्यू है। ओके
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन एन ओल्ड मैप अ लाइन वॉज ड्रोन टू अ मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ 10 डिग्री 30 मिनट प्राइम। ठीक है, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बीइंग 2 डिग्री ईस्ट एट दैट टाइम। यानी कि अगर मैं मानूँ ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, टी बोलता हूँ TN, ठीक है, और ईस्टर्न थी, ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मान लेता हूँ। यहाँ से ये 2 डिग्री है, चलो, और यहीं पे ये टाइम पे ये कितना था मेरा, ये था मेरा 10 डिग्री 30 मिनट। चलो, द मैग्नेटिक बेयरिंग टू विच द लाइन शुड बी सेट नाउ इफ़ द प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, यानी अब जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहाँ पे है, कितना है, 4 डिग्री 30 मिनट। अब मुझे ये बताना है, तो 4 डिग्री 30 मिनट, 2 डिग्री और 10 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 आ जाएगा, तो इसको 3 मान लेता हूँ, 3 4 7 और 10 17 डिग्री। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन, द बॉन्ड विच मेथड ऑफ एडजस्टिंग अ ट्रैवर्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। तो एजम्पशन मानते हैं हम लोग कि इवन जो यानी कि अपना लीनियर एरर है जो हमारी इवन जिसको मानते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L के, और E2 यानी कि जो एंगुलर एरर है वो 1/√L के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जहाँ L क्या है, L इज़ द लेंथ ऑफ लाइन, जो हमने लाइन मेजर करी है उसके बारे में बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट आंसर है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। एक्यूरेसी ऑफ एलिवेशन, जो अगर हम लोग लेवलिंग करते हैं, एलिवेशन की बात करते हैं, और वेरियस पॉइंट ऑब्टेन फ्रॉम द कंट्रोल मैप इज लिमिटेड, तो उसकी लिमिटेशन क्या है, वो होती है 1/2, यानी कि हाफ ऑफ कंट्रोल इंटरवल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना कैलकुलेशन का ट्राई करेंगे। ठीक है, इफ़ द रिड्यूस बेयरिंग RB, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RB, ऑफ अ लाइन इज AB इज नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, यानी कि अगर ऐसे मानूँ मैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये मेरा, ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने इसको ऐसे करके, ये कितना है मेरा 60 डिग्री है, और ये लाइन दे रखी है मेरे को कितनी 100 मीटर। चलो सही है भाई। देन द लैटिट्यूड, यानी कि ये वाली ये बताना है, एंड डिपार्चर, यानी कि मुझे ये बताना है। तो डिपार्चर नेगेटिव होगा, कंफर्म है। नेगेटिव किसमें, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है, लैटिट्यूड क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। लैटिट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ये भी तीनों हैं, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है भाई। अब यानी कि BCD में से मुझे चेक करना है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, लैटिट्यूड की बात करूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 100 cos 60, तो 100 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 50 आएगा, 50 आएगा माइनस का, यानी कि ये होगा या फिर ये होगा, यानी कि अब मुझको B और D में कन्फ्यूज़न होने वाला है, B और D में कन्फ्यूज़न होने वाला है। ठीक है, B और D में कन्फ्यूज़न होने वाला है। ओके, तो ये 50 आ रहा है मेरा। चलो लैटिट्यूड, ओके, तो लैटिट्यूड मेरा पॉजिटिव होने वाला था ना, हाँ चलो लैटिट्यूड ये रहा 50। ठीक है, तो 50 लैटिट्यूड मेरा ये रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले पूछा क्या है, पहले लैटिट्यूड पूछा है, तो लैटिट्यूड क्या हो गया मेरा 50 आ गया, तो 50 ये हो गया मेरा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और दूसरा नेगेटिव होने वाला था ये, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ A आर 100 नॉर्थ एंड 200 ईस्ट, हम लोग मानते हैं कोऑर्डिनेट बनाते हैं ऐसे करके। ओके, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ए की कोऑर्डिनेट 100 नॉर्थ है, 100 नॉर्थ यानी कि ये 100 है मेरा, और 200 ईस्ट है, यानी कि ये 200, यानी कि इन दोनों को मैच करूं तो ये मेरा ऐसे करके 100 रहेगा ए पॉइंट, और ये मेरा 200 रहेगा। ओके, एंड दोस फॉर C, अगर C की बात करूं तो साउथ में कितना है, 100 है। ओके, यहाँ से साउथ में, ओके ये आगे हो गया, चलो है ना, अरे साउथ में 100 है, चलो, एंड 200 ईस्ट है, और 200 ये भी क्या मेरा ईस्ट है, ऐसे करके सेम। ठीक है, सेम। देन द
लेंथ ऑफ ए सी, यानी कि ए से सी की लेंथ क्या होगी 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, 100 कितना हो गया 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। चलो ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ फ्लूइड जेट द सरफेस टेंशन सिग्मा एंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर डेल्टा पी इज रिलेटेड टू। ठीक है, फ्लूइड जेट के लिए अगर हम बात करें, जेट की कंडीशन में बात करते हैं, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर होता है वो 2 सिग्मा बाई डी होता है। ठीक है, ड्रॉप की बात करें, ठीक है, 4 सिग्मा बाई डी होता है। सोप की बात करें, बबल्स की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए 8 सिग्मा बाई डी होता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ अ सर्टेन लिक्विड हैज़ अ विस्कोसिटी ऑफ 0.048 पॉइज, यानी कि अगर हम लोग म्यू की बात करें तो कितना दे रखा है 48 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको पॉइज को, है ना। चलो, क्योंकि अपना जो 1 पॉइज है, अगर मैं लिखूँ कि 1 पॉइज जो होता है मेरा, वो होता है हमारा 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर का, है ना। तो पॉइज की जगह में इसको लिख दिया मैंने सीधे 10⁻⁻1 यहाँ पे था, और इसको ये था मेरा 48 इंटू 10⁻³ -3 -1 करके मैंने -4 यहाँ पे लिख दिया। चलो, डायनेमिक विस्कोसिटी ये दे रखा मेरा 3.5 इंटू 10⁻² स्टोक्स है। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग जानते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी होती है ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है अपना, ये हो गया। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है मेरी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। यानी कि इसको मैं ऐसे कर दूं, इधर भी मैं 1/डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर भी डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। चलो ये भी ठीक है। तो जी को लिख सकता हूँ मैं म्यू अपॉन अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यू आएगा, न्यू इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी, यहाँ पे भी न्यू आएगा। ठीक है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है अपनी 48 इंटू 10⁻⁴। ये दे रखा है अपने को 3.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻², और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000। चलो ये आपस में कैंसिल। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो इधर भी 10 आएगा, 10 से 10 जाएगा, 100 से 100 जाएगा, ये -2 जाएगा। 48/35 करेंगे, यानी कि 48/35 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आंसर 1.317, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की 2 डायमेंशन याद रखना, एक न्यूटन पर मीटर, एक होती जूल पर मीटर स्क्वायर। ये ही दोनों याद रख लेना। ओके, ठीक है, ये सरफेस एनर्जी के टर्म में है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सरफेस फोर्स अपॉन लेंथ, और यही होता है सरफेस जो एनर्जी होती है अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, है ना। तो ये इसका होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। इसके टर्म में बात करें तो न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर तो दिख नहीं रहा कहीं भी, तो जूल पर मीटर स्क्वायर हम लोग लेके चलने वाले हैं। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन विस्कोसिटी, यानी कि हर विस्कोसिटी की बात करी है, तो और गैस की लिक्विड की बात करी, तो मैं बता देता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, लेकिन वहीं गैस की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। ओके, गैस की इंक्रीज करती है। इसका ही अपोजिट हो जाएगा जब हम लोग डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं, एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ बोथ तो होगा नहीं, गलत है। डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ बोथ ये भी गलत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक बार एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, हाँ, ये इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिक्विड के केस में, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी लिक्विड के केस में, हैं। ओके, चलो ठीक है। और ये बोला है डिक्रीज इन द दैट ऑफ गैस,
हाँ, और गैस के केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये कैसा होगा, क्योंकि आपका गैस में वो होता है आपका मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ठीक है, और लिक्विड में कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो लिक्विड में कोएफिशिएंट मेरा बढ़ जाएगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और गैस में टेम्परेचर होने के कारण उसका जो मोमेंटम है वो बढ़ नहीं पाएगा, इससे से उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी, ठीक है, ये इसका लॉजिक है। चलो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन 45 को देखते हैं, क्या कहता है। इफ़ अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस यानी कि 8 मीटर की बोली है, इज सिचुएटेड 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, यानी कि ये वाटर सरफेस है। चलो इससे 5 मीटर नीचे मेरा कोई भी ऐसे प्लेट है जिसका रेडियस कितना है, 8 मीटर है, ओके। वर्टिकली द सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग जानते हैं CP होता है 5/8 ऑफ P, ठीक है, 5/8 ऑफ D होता है, P नहीं होता, ठीक है। 5/8 ऑफ D कितना है मेरा, D मेरा 2 इंटू रेडियस यानी कि 8, और ये भी 8 है, 8 से 8 गया तो ये 10 आएगा। 10 जब ये सरफेस से है, लेकिन ये कितना है 5, तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 10 + 5 = 15 मीटर इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिटरमाइंड एट पॉइंट ऑफ गिवन बाय मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक स्लोप के लिए, थीटा, एंड डिफ्लेक्शन के लिए। शेयर फोर्स तो ये तो गलत है, बेंडिंग मोमेंट तो ये तो और ही गलत है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, मतलब रिलेशन है लेकिन उसको ऐसा निकालते नहीं हम लोग, है ना, रिलेशन हो सकता है लेकिन निकालते नहीं है। तीसरे को देखते हैं स्लोप, ठीक है, फोर्थ डिफ्लेक्शन, तो ठीक है, ओके, यानी कि 1 और 2 तो गलत है, 3, 4 तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 इज द राइट आंसर, ओके। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो याद कर सकते हैं, और मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग, क्या कहता क्वेश्चन। अ सिंपली सपोर्टेड क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, यानी कि कोई बीम है मेरी ऐसे करके जिसकी लेंथ दे रखी है L है, शेडो, सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड W, यानी कि कोई भी कंसंट्रेटेड लोड है W जो कि L/2 पे लगा है। कंसंट्रेटेड का मतलब यही होता है एट मिड स्पान, ठीक है, मिड स्पान पे। द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग, बेंडिंग का स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, U होता है 0 to L m² dx/2EI, ओके। क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, इससे हम लोग क्या मान के चलते हैं, दुगना कर देंगे एक साइड का निकाल के, यानी कि A से B तक का निकालूंगा उसका दुगना कर दूंगा तो वो B और C का भी निकल आएगा, ठीक है। तो इसको लिख दूंगा 0 to L/2 m² dx/2EI, ओके, है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0 to L/2 m² dx/EI। मोमेंट अगर मैं सेक्शन लूँ एक्स एक्स यहाँ पे, तो मोमेंट होगा मेरा W/2 × x, इतने में किसी को डाउट, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ओके। तो U को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0 to L/2 W/2 x² dx/EI। यहाँ से W² / 4 EI कॉमन ले लेंगे, इसको लिख लेंगे 0 to L/2, ओके, और यहाँ आएगा x² dx, इसको और सॉल्व करेंगे तो W², ठीक है, और ये आएगा आपका 4 EI, है ना। और यहाँ से इसका हम लोग देखेंगे तो ये आएगा अपना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x³ / 3 0 to L/2। यहाँ से इसको लेते हैं W² 4×12 EI, ओके, और यहाँ होगा आपका L/2 का Q, तो W² L³ और 2 2 4 2 8 और 12 96, तो 96 आएगा EI। तो ये जो आंसर आने वाला है वो आएगा W² L³ / 96 EI। ये आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। क्यों इतना सॉल्व करने से फ़ायदा क्या, लेकिन कैसे सॉल्व होता है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कभी आपसे पूछा जा सकता है ऐसे करके, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ हिंज सपोर्ट इन रियल बीम,
ठीक है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, ऐसे कोई सपोर्ट है और हिंज है यहाँ पे रियल बीम में, तो कंजुगेटेड बीम में उसका क्या होगा। तो अगर सपोर्ट में बात करें तो हिंज बीम कंजुगेटेड, जो हिंज सपोर्ट होती है वो कंजुगेटेड बीम में भी हिंज ही रहती है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंटरनल की बात करें तो हिंज से वो रोलर में बदल जाती है और रोलर से हिंज में बदल जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे सपोर्ट में बात करी गई है तो वो चेंज नहीं होगी। ओके, ए को देखते हैं, ऑप्शन ए को, बिकम्स एंड इंटरनल हिंज। तो सपोर्ट की बात कर रहा है तो इंटरनल हिंज की तो बात ही नहीं आती ना। चेंजेस टू फिक्स सपोर्ट तो ये गलत है, चेंजेस टू फिक्स सपोर्ट तो ये भी गलत है। रिमेन्स एज हिंज सपोर्ट इन अ कंजुगेटेड बीम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। अ माइल्ड फ्लैट ऑफ विड्थ, यानी कि विड्थ दे रखी है आपको 120 mm, थिकनेस दे रखा है 10 mm, यानी कि y की जो वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 mm। ओके, चलो। इस बेंड इनटू अ आर्क ऑफ सर्कुलर ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी कि जो रेडियस है r वो 10 मीटर होने वाली है। अप्लाइंग अ प्योर मोमेंट m हमने अप्लाई किया है। ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ MP, जो सब हम लोग जानते हैं। चलो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्योर मोमेंट, तो हम लोग जानते हैं M/I = σ/y = E/r। इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। चलो, M/I = σ/E/r, ठीक है। क्योंकि मोमेंट निकालना है तो ये रहेगा E/r इंटू आपका I, है ना। यहाँ से E की वैल्यू कितनी देखिए 2 × 10⁵, R की वैल्यू देखिए 10 × 10⁵ mm में हो गया ये, ठीक है। I क्या है BD3, B क्या है अपना 120, D क्या है 10 का क्यूब /12। ओके, ये 3 से 3 जाएगा, 12 से 12 जाएगा, 10 से मेरा 10 जाएगा, तो बचेगा मोमेंट क्या मेरा 2 × 10⁵ न्यूटन mm, 2 × 10⁵ न्यूटन mm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलो। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर बी ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर बी ही आने वाला है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बी इसका आंसर आएगा, सी नहीं होगा, ये गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज डैश टाइम ऑफ एवरेज स्ट्रेस। तो ये मैंने पूछा था क्वेश्चन आपका ट्रायंगुलर केस में, ठीक है, एन ए पे। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। जो अगर एन ए की बात करी गई है ट्रायंगुलर केस में, तो वो जो मैक्सिमम होता है टाउ एन ए पे होता है ना, शेयर स्ट्रेस एट एन ए, वो 4/3 होती है टाउ एवरेज का, ये ध्यान रखना। और टाउ मैक्स होता है, जो मैक्स होता है वो 3/2 होता है टाउ एवरेज का, ये बात ध्यान रखना। तो इन दोनों फॉर्मूलेस में कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ठीक है। एन ए पे 4/3 रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम होगा वो h/2 पे होता है। कितने पे होता है मैक्सिमम, होता है h/2 पे, ये भी ध्यान रखना। इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, पूछा जाता है कितने पे होता है, वो h/2 पे होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये किसके लिए मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ये ट्रायंगुलर के लिए। ओके, चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए, और नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें एक और सब्जेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे और पीछे का रिवीजन होता जाएगा और नए सब्जेक्ट को हम लोग करते जाएंगे। इसी तरह हम लोग मिक्स सीरीज़ जो चलने वाली है इसी को कंटिन्यू करेंगे जब तक हम लोग मैक्सिमम सब्जेक्ट तक नहीं पहुंच जाते। जितने ओवरऑल सब्जेक्ट हैं हमारे सिविल में, मेजर जो एग्ज़ाम में आते हैं, उनको कवर नहीं कर लेते। ओके, तो ये सीरीज़ इसी तरह चलती रहेगी। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ ही कमेंट करना है कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।